कोई चैलेंज ना। प्लान क्या है? प्लान ये है कि हम थोड़ा टाइम, यानी कि मेरे पास 2 घंटे के सेशन है, तो 1 घंटा इंशाल्लाह ताला हम पास पेपर्स करते हैं रिलेटेड टू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो हमने एंड किया था। और उसके पास पेपर्स कुछ क्लास में डिस्कस नहीं हुए थे तो वो कर लेते हैं। तो आप 1 घंटे के लिए जो है वो नोट टेकिंग करेंगे या आंसर करेंगे, और फिर 1 घंटा हम अपना थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करेंगे और हम जाएंगे फिर ऑर्गेनिक के ऊपर। और ऑर्गेनिक जो हमारा एक टॉपिक बचा है उसको हम शुरू करते हैं। क्या ख्याल है इसके बारे में? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो आप लोगों को प्लान समझ में आ गया? प्लीज अपने फ्रेंड्स को कह दें अगर वो आपकी बात मानते हैं कि वो आ जाए ज्वाइनिंग करने क्लास। ठीक है। तो मुझे करना है। अब मेरी बात सुनो। थैंक यू। दो ये दे दो तुम। चलो बात। ओके, सो दिस इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो हमने किया था लास्ट क्लास में। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये रहेगा। एज इट इज प्लान, हम पहले ये करते हैं कि हम पहले अपना बेसिकली टाइम देते हैं बच्चे को करने के लिए, 1-2 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए, उसके बाद हम खुद सॉल्व करते हैं। तो आप अभी क्या कर सकते हो, आप अपने पास इसको एज ए रेफरेंस लिख सकते हो, मतलब आप अपने जर्नल में लिख सकते हो आंसर नंबर 1, और ये होगा। ठीक है, बाकी आप अपना आंसर ट्राई कर सकते हो। आपको ये लिखने की जो मैं लिखूंगा उसकी जरूरत नहीं है। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, और आपको सिर्फ मेरे साथ समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आप इस हरी में नहीं रहना कि आपको सब लिखना है। जस्ट हैव टू रिमेन रिलैक्स काम। आपको सिर्फ अपना ईयर देखना है कि हमने ये वाला ईयर किया है, इसमें ये क्वेश्चन था, इसका ये आंसर। ठीक है। होप द एक्सपेक्टेशंस आर क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 1 about today, he says this question is about pollutant gases. Okay, हमने पढ़ा था कार्बन ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स। इसमें दो चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन के तो ढेर सारे ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फर के भी ढेर सारे ऑक्साइड हो सकते हैं। तो कोई भी ऑक्साइड हो इनका, दैट इज ट्रीटेड एज अ पॉल्यूटेंट। ये जहन में रखना है। तो आप इसको जनरली याद रखो, कार्बन ओ एक्स, नाइट्रोजन ओ एक्स, सल्फर ओ एक्स, कोई भी होगा पॉल्यूटेंट होगा, होना नहीं चाहिए एनवायरमेंट में। आप क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन सच एज ऑक्टेन आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर कार्स। फर्स्ट statement. Second statement is the list shows the gases present in a car exhaust. Carbon dioxide is present, carbon monoxide is present, nitrogen is present, nitrogen dioxide is present, octane, octane basically fuel है, ये उन्होंने लिखा है यहाँ पे, and water vapors. State which two gases in the list show that incomplete combustion has taken place in this car engine. तो इसके लिए हमने जो बात की थी वो रेलेवेंट थी, शायद आपको याद हो, कैटालिटिक कन्वर्टर में, कि कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसी चीज है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हम यूज करते थे। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते थे, कार्बन ऑक्साइड्स को कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हमारे पास दूसरे ऑक्साइड्स हैं उसको कन्वर्ट करते थे। ठीक है। तो बेसिकली आपको एक टर्म तो याद आ जाएगी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते। दूसरी टर्म थी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एविडेंस है? तो फर्स्ट गैस यू कैन क्लियरली सी कार्बन मोनोऑक्साइड है, दैट्स द एविडेंस हियर, नंबर 1। नंबर 2 इज द अनबर्न्ड फ्यूल, octane. Now why am I treating this कि एज अ
क्या कहते हैं, एविडेंस फॉर अनबर्न या इनकम्प्लीट कंबशन। उसका रीजन ये है कि थोड़ी सी लॉजिक यूज करें हम। उन्होंने कहा था कि उन्होंने गाड़ी के इंजन में फ्यूल डाला है एज ऑक्टेन, ठीक है, और कैटालिटिक कन्वर्टर से या इनकम्प्लीट कंबशन से इंजन से यही वापस आ गया है, इंजन से एज इट इज ये वापस आ गया है, तभी हमें एग्जॉस्ट में ये मिल रहा है। तो इन इंजन में जाना और इंजन से बाहर बाहर आना उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में ये था, दैट मीन्स बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। तो बीच में अगर कंबशन हुआ होता तो जाहिर है इसने चेंज हो जाना चाहिए था। और चेंज होकर हमें ये बात पता है कि जब भी कोई भी फ्यूल कंबस्ट होता है तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है वाटर वेपर। ये हमेशा कंबशन के प्रोडक्ट होते हैं, हमेशा से यही होता है। तो ऑक्टेन जैसा क्या वैसे वापस आ गया, इसका मतलब है कुछ भी नहीं है। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? ओके, दैट्स नाइस। डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट अब बता दें। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है? तो बहुत मशहूर, बहुत ही ओल्ड सा टेस्ट, जो एक ही रिपीटेड टेस्ट है, वो क्या करता है? तो लाइम वाटर टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन क्या होती है? इट टर्न्स मिल्की। Then it says two natural sources of methane in the atmosphere are composed of natural gas and waste gases from animals, ठीक है, ओके। तो क्या कहते हैं कि वन अदर नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। कहते हैं कि वन अदर नेचुरल सोर्स ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर, किसी को जहन में आ रहा है कुछ? सो दैट इज थ्रू फर्टिलाइजर्स, हमने बात की थी। उसमें हम आ जाए तो सबसे पहली चीज आ जाएगी डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल और प्लांट, या आप लिख सकते हैं और डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट। जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उससे मीथेन गैस बनती है, और ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है कार्बन साइकिल का, या ये बहुत बड़ा सोर्स होता है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। Then it says complete this sentence about the effect of an increase in concentration of methane in the atmosphere. मीथेन अगर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? तो कहते हैं मीथेन इज अ डैश गैस because it absorbs and then re-emits infrared radiation. Any gas which absorbs and emits infrared radiation is a greenhouse gas. So it can be methane, it can be carbon dioxide. This contributes to an increase in temperature in the atmosphere, which is called, जिससे ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ता है वो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। बेटा ये बताएं, आप सबको ये बात समझ में आती है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? डन, ओके, लेट्स मूव ऑन। Cars are fitted with catalytic converters to reduce the amount of harmful pollutant gases from car exhaust. Describe how catalytic converters remove pollutant gases from car exhaust.
तो ये हमने किया था क्लास में, आई थिंक आप कर सकते हो। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओके। सो आई वाज वेटिंग कि किसी ने आंसर किया है, तो आई हैव रिसीव टू आंसर्स, दैट्स ग्रेट। आपने सही आंसर्स भेजे हैं और मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, मुझे 3 मार्क्स चाहिए। तो पहली चीज करें, एक दो और लिख लें। तो थ्रू redox reactions, first thing. Second thing is conversion of monoxides of carbon to dioxides and monoxides of nitrogen to nitrogen and oxygen. That's what they do. So this completes our first question for today. I hope that this is understood and clearly understood by all of you guys. Any doubts, any questions? No doubts and no questions? Good job. That's nice. Let's do question number two. Question two कहते हैं dry air contains nitrogen, oxygen, noble gases and carbon dioxide. State the percentage of oxygen present in dry air. तो आप लिख सकते हो 20%, आप लिख सकते हो 21%। इतनी होती है ऑलमोस्ट ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम अ सैंपल ऑफ एयर बाय पासिंग एयर थ्रू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्सप्लेन व्हाई एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो कहते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए उन्होंने यूज किया सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। तो ये क्यों यूज किया उन्होंने, क्या रीजन है इसका? तो हम ये कह सकते हैं एज कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है। सो इट कैन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड aqueous and be neutralized. Describe how oxygen, nitrogen and noble gases are separated from each other after carbon dioxide has been removed. तो जवाब दें ये कैसे रिमूव होते हैं। तो 2 मार्क्स हैं। तो फर्स्ट इज थ्रू लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। पहले हम उसको ठंडा करते हैं। सेकंड क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। देन इट सेज डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का टेस्ट क्या होता है? तो टेस्ट हम यूज करते हैं बेसिकली ग्लोइंग स्प्लिंट। इट सपोर्ट्स कंबस्शन। तो
अगर आपने ये कभी नहीं किया कोई बात नहीं, ग्लोइंग स्प्लिंट, स्प्लिंट बेसिकली एक माचिस होती है, समझने में काइंड ऑफ, वो रखते हैं उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर, और क्या होता है, और होता ये है कि वो रीलाइट हो जाती है पूरी की पूरी, जबरदस्त किस्म की, ठीक है। तो इट रीइग्नाइट, रीलाइट, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ऑब्जर्वेशन इज रीलाइट। Then ozone O3 is formed in the atmosphere by the reaction of nitrogen dioxide with oxygen in the presence of ultraviolet light. ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से ओजोन बन रही है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन ओजोन इज फॉर्म्ड इन दिस वे। जो भी रिएक्शन देखो याद रखना अल्ट्रावायलेट लाइट में होता है। इसकी एक एग्जांपल हमने की थी, वो थी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस आपने कहा था कि प्लांट्स करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं, और ऑक्सीजन होती है मेनली, राइट, या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेने, वाटर सेकेंडरी होता है। सनलाइट की प्रेजेंस में वो क्या बनाता है, बल्कि ऑक्सीजन नहीं लेते वो, ऑक्सीजन तो वो बनाते हैं। तो इन दोनों की प्रेजेंस में वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज C6H12O6, सनलाइट की प्रेजेंस। तो ये रिएक्शन है एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब पहले तफसील से समझने व्हाट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होता है। अगर लाइट नहीं होगी तो वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। कोई अलग से टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हिडन नॉलेज है क्वेश्चन के अंदर ही, कि वो कह रहा है कि भाई इस तरह से हुआ है कि लाइट की प्रेजेंस में हुआ है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच हैपन अंडर लाइट। दुनिया का कोई भी रिएक्शन जिसे लाइट चाहिए, अल्ट्रावायलेट चाहिए, इंफ्रारेड चाहिए, कोई भी लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसे हम कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। हम यहाँ सिर्फ ये टाइप लिखेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें एक और एग्जांपल आप मुझे दे सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये तो मैंने आपको दिए हैं दो एग्जांपल्स। एक वो एग्जांपल है जो क्लास में डिस्कस हुई थी, वो क्या थी, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, थ्रू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो भी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है और उसमें ऑक्सीजन बनती है। Then it says nitrogen dioxide is formed in internal combustion engines. State one other source of nitrogen dioxide in the atmosphere. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कैसे बनती है, एक तो ये कि इंटरनल कंबस्शन इंजन से बन गई, और कहाँ से बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा तादाद में लाइटनिंग से बनती है, बिजली से, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट में हर वक्त नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो जब बिजली कड़कती है, इनकी नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी इनको मिल जाती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कर जाते हैं। साथ में आपको एक और एग्जांपल दे दें, ये हमें मिलती है थ्रू फ्लू गैसेस। जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो फ्यूल ले रहे होते हैं कचरे वाला, कोयला गंदी क्वालिटी का ले रहे होते हैं, या लकड़ी जला रहे होते हैं, उनसे भी बनती है। तीसरा वोल्केनिक इरप्शन से भी बनती है। लेकिन वोल्केनिक इरप्शन यूजुअली हम यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, तो ये दो काफी है। ठीक है भाई, डन, एनी क्वेश्चंस इन दिस? नाइस। अब चलते हैं आगे। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन में पहली दफा आए हैं आज, तो हाउ इज देयर एक्सपीरियंस? मुझे कुछ नाम तो याद है जो रेगुलर हैं, बाकी जो पहली दफा आए हैं, उनको कुछ समझ आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है, उनको मजा आ रहा है कि हम पास पेपर्स कर रहे हैं, या वो बोर हो रहे हैं, या वो सो रहे हैं, या वो सिर्फ मीटिंग ऑन करके बैठे हुए हैं? गुड, दैट्स नाइस। इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने पेपर है, आप क्वेश्चन को गो थ्रू कर रहे हो, मैं लिख रहा हूँ। आप अपना आंसर अगर लिख रहे हो तो उस टाइम में थोड़ा सा लिख रहे हो, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, वो पूरा मिल जाएगा PDF बना हुआ ना उसका। तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि सर ने क्या आंसर लिखा था, क्यों लिखा था। और अगर आप कोई बात दोबारा सुनना चाहते हो जिसमें आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई थी, तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं, कहाँ पे आते हैं, लेयर ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट हाई इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। स्टेट वन प्रॉब्लम फॉर ह्यूमंस दैट कैन अराइज इफ द ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय, क्या होगा, एक प्रॉब्लम बताते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम जो क्लास में डिस्कस हुई थी वो है स्किन कैंसर। दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी ओजोन के थ्रू होती है, वो भी खत्म हो जाएगी अगर ये डिप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं। नंबर 3,
नंबर 3 में वो कहते हैं भाई, आयरन पायराइट इज एन ओर ऑफ आयरन। अच्छा, ज्यादातर बच्चों को मैंने ये देखा है, जैसे एक एग्जाम में सवाल था जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड इज एन ओर ऑफ, जिंक लिखा हुआ था। तो अब वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा। भाई ऐसी चीजें क्वेश्चन में खुद देती है वो, मतलब सीआई वाले, कि आपको तंग करें। हो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई नई केमिस्ट्री इजाद करने के लिए कह दिया। इंतहाई आसान क्वेश्चन होता है वो सिर्फ केमिकल फॉर्मूला देख के आपको डरा रहा होता है। अब आगे वो क्या कहता है, व्हेन हीटेड इन आयरन, आयरन पायराइड प्रोड्यूसेस बोथ आयरन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों चीजें वो बनाता है। तो बैलेंस द इक्वेशन। तो भाई आयरन सल्फाइड ऑक्सीजन था, आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलो बैलेंसिंग तुम लोग करो, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। है बेटे। तो बहुत ही सिंपल सी बैलेंसिंग थी इसकी। हम यहाँ पे, अच्छा कोई कर रहा है बैलेंस, या मैं मतलब कर दूँ आंसर, वो दे लेती हूँ। आई वेट, दो के दो या एक तो ट्राई कर लूँगा। अच्छा, आई एम वेटिंग। जबरदस्त, नाइस। So this should be 4. That's great. That is 11. That's great. That is 2. And then that's 8. ठीक है। Describe one environmental problem caused by sulfur dioxide in the air. तो हजारों है, कोई एक लिख दें। Causes acid rain, ठीक है। Causes lungs problem। अच्छा, environmental problem है तो human problem हो जाएगा। तो acid rain लिख दें। Decolorizes monuments, जो हमारे यहाँ पे कुछ लगा हुआ होता है। हमारे यहाँ पे तो कुछ अच्छा नहीं लगा होता, दुनिया भर में लगे होते हैं लीडर्स के। जैसे कायद आजम का घर समझ लें आप, जो मज़ार है, उसका जो वाइट कलर है वो ग्रे हो जाएगा इसकी वजह से। तो मॉन्यूमेंट एक डी कलराइज हो गया। जुल्म है यार, हमारे मुल्क में कुछ ऐसा है भी नहीं जिसको हम डी कलराइज कर दें। अच्छा, इतनी अच्छी प्लानिंग की है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, कि कोई चीज़ ही नहीं लगाई जिसकी वजह से डी कलराइजेशन का इशू। तो अच्छा है ये, उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा ना एसिड रेन का नुकसान। डिस्क्राइब हाउ सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड इन दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आपने किया था।
बहुत पहले। ये वो मुसीबत है केमिस्ट्री की जो और किसी सब्जेक्ट की नहीं है। क्या है ये ऊपर अच्छा भला एनवायरनमेंट चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, ये यहाँ अचानक से रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया। ये है इन लोगों का मसला सबसे बड़ा। एक जहन बना होता है बच्चे का, क्या यार एनवायरमेंटल का सवाल चल रहा होगा ना, अब वो बच्चा परेशान हो जाता है कि एनवायरनमेंट में कांटेक्ट प्रोसेस कौन सा था। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप ये याद रखेंगे कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो फिर आपने दो ही रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़े, एक पढ़ा था हेबर प्रोसेस, एक पढ़ा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसमें सिर्फ ये इक्वेशन लिखें, ठीक है। अब आप इसे करें बैलेंस, बैलेंस हो गई, ठीक है। इसके साथ आप कंडीशन देखें, अब आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। आपने क्या यूज किया था, आपने यूज किया था वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। इसके साथ साथ आपको याद हो कि अगर आपने टेम्परेचर यूज किया है तो 450 डिग्री सेल्सियस, 500 भी लिख सकते हैं, पुरानी बुक में 500 था। और साथ में आप प्रेशर भी लिख सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। इसके 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? इक्वेशन में आंसर दे सकते हैं रजीब, बिल्कुल दे सकते हैं। मैं यही सिखाना चाह रहा था कि आप इक्वेशन में देंगे तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। वन अदर यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बता दें। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस में आ सकता है। तो सबसे पहले तो इट इज यूज टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, पहली चीज। इट इज यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट। दूसरी चीज, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ पेपर्स, ठीक है, उसमें आ जाता है। साथ में इसके अलावा सीमेंट के अंदर आ जाती है ये, ठीक है। दुनिया की बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये यूज होती है, ठीक है। तो अब हमने एक तरह के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा मज़ा आया होगा। तो अब थोड़े से क्वेश्चंस को स्किप करते हैं और टाइप 2 के क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि ये सारे लाइक क्वेश्चन हैं। अच्छा, ये कर लेते हैं छोटे छोटे से ना, इसमें काफ़ी कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वो कहता है एयर इज a source of many gases. What is the percentage of volume, percentage by volume of nitrogen in air? तो 78% लिख लें, 71% लिख लें, 72% लिख लें, ऑल आर ओके। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस फ्रॉम लिक्विड एयर, ये हम बड़े अच्छे तफसील से कर चुके हैं। तो उसमें आपको सबसे पहली चीज़ क्या बतानी चाहिए, पहली चीज़ बतानी चाहिए लिक्विफाइड या लिक्विफैक्शन ऑफ एयर। पहली चीज़ ये बतानी चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बतानी चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि वो तीनों का हम अलग अलग करेंगे। थर्ड हम करेंगे, थर्ड हम क्या करेंगे, हाँ, तो हम ये कर सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन एट टॉप, ठीक है, और सबसे ऊपर नाइट्रोजन हमने लग थी ना, एंड ऑक्सीजन एट दी बॉटम। इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ करेंगे, इसमें इसमें इलेक्ट्रोलिसिस क्यों करेंगे, इसमें तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं आएगा। स्टेट 1 लास्ट स्केल यूज हम नाइट्रोजन। तो सबसे बड़ा यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स, ये भी दोनों सेक्शन में डिस्कस हो चुका है।
एयर कंटेन्स गैसेस पॉल्यूटेंट्स, नेम वन गैस दैट कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन। सबसे अच्छी चीज सल्फर डाइऑक्साइड, वन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। तो बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग। सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर, इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, बेटा ये समझ में आता है सबको? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है? चूज फ्रॉम द गैसेस, सिलेक्शन करनी है। बर्न्स इन एयर टू गिव ओनली वाटर। इसमें से ऐसी कौन सी गैस है जो जब एयर में जलेगी तो पानी बनाएगी? तो पानी होता है H2O। ठीक है, एयर का मतलब होता है केमिस्ट्री में ऑक्सीजन। तो ऐसी कौन सी गैस है जो पानी बनाएगी? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, पानी बनाएगी। यूज टू किल बैक्टीरिया इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। चलो जल्दी जल्दी बताओ। क्लोरीन। ठीक है। हैज अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली 11 एटम्स। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, लेकिन अगर हम एक ट्रिक यूज करें, आपको सारी गैसेस का नाम पता है। अमोनिया NH3, इसके पास कितने एटम्स हैं? एक और तीन, चार एटम्स हैं। तो इसके पास 11 तो नहीं हुआ, क्रॉस कर दें। कार्बन डाइऑक्साइड कितने एटम्स हैं? 1 2 3, 3 एटम्स हैं अगेन, एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन का, तो ये भी क्रॉस कर दें। क्लोरीन है ही 2 एटम्स, छोड़ दें, क्रॉस कर दें। ब्यूटेन पता नहीं क्या है, चाइनीज चीज, फ्रेंच टाइप की चीज लग रही है, अभी अभी आइडिया नहीं है कि ये क्या है, तो उसको छोड़ देते हैं अभी। फिर आ जाए हाइड्रोजन, 2 एटम्स, छोड़ दें। नाइट्रोजन, 2 एटम्स, छोड़ दें। ठीक है। और ऑक्सीजन, 2 एटम्स, छोड़ दें। ठीक है। प्रोपेन, प्रोपेन भी पता नहीं क्या लग रहा है, अभी आइडिया नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो एक और दो, तीन, 3 एटम्स। ठीक है, तो ये भी छोड़ दें। तो दो चीजें बची, एक बची ब्यूटेन और एक बची प्रोपेन। तो हम ऑर्गेनिक में जाके ये बात इतनी तफसील से करेंगे। तो अब हमें फैसला करना है कि ब्यूटेन है या प्रोपेन है। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग पढ़ेंगे, उसके नेम्स होंगे कुछ इस तरह से: मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, एंड देन ब्यूटेन, देन पेंटेन। उसमें हमें ये सिखाया जाएगा, या हम ये अभी ही बात कर लेते हैं। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये ना नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो उसमें हम ये जज कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम स्किप कर देते हैं बड़े आराम से। तो जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, जिन बच्चों को आंसर पता है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अभी हमने यहाँ नहीं किया, तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं इसको स्किप कर दूँ। लेकिन हमने बड़े आराम से शॉर्ट लिस्ट पढ़ लिया था। ऑक्यूपाई 78% बाय वॉल्यूम ऑफ डाइट। तो ये कौन सी गैस है? बिल्कुल नाइट्रोजन ही है, जो इतनी बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होती है। ठीक है, ये बताएं, ये बात समझ में आती है सबको? गुड, नाइस। चलते हैं आगे। फिर वो कहते हैं अगेन चूज फ्रॉम दी गैसेस टू आंसर दी क्वेश्चंस। तो बैक्टीरियल डिके और वेजिटेबल मैटर, तो ऐसी गैस जो बैक्टीरियल डिके से बनती है, तो उस गैस को होना चाहिए मीथेन गैस। क्या लिस्ट में है मीथेन गैस? ये रही मीथेन गैस, CH4, मीथेन गैस इज फॉर्म्ड इन फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग होता है जो बेसिकली, आप ये समझ लो कि खतरनाक किस्म की पोल्यूशन को हम कहते हैं। तो ये कब बनता है? तो पहली चीज ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट बहुत ज्यादा हो, पहली चीज।
दूसरी चीज ये कि हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर भी हो। तो पंजाब साइड पे आपने सुना होगा मोटरवे बंद कर देते हैं ना लोग, तो वो स्मॉग की वजह से बंद करते हैं। तीसरी चीज होती है बेटा, हमारे जो किसान है ना, वो हरकतें करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने फार्म लैंड्स को जला देते हैं। दे पुट देम ऑन फायर, तो आग लगा देते हैं। तो हाई टेम्परेचर हो जाता है इलाके का। ये इंडिया में भी होता है, ये पाकिस्तान में भी होता है, क्योंकि फसलें उनको चेंज करनी होती है ना। यानी कि गन्ने की फसल हटाते हैं तो पता नहीं चावल की लगाते हैं, तो गन्ने की जला देते हैं, या गंदम की जला देते हैं, कुछ जला देते हैं। तो वो पूरे पंजाब में जलाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये होता है सबसे बड़ा। इससे क्या होता है, इससे ओजोन बनती है। ठीक है, ओजोन पॉइजनस होती है, तो लंग्स के फिर इन्फेक्शन होते हैं लोगों को। फिर बहुत खतरनाक किस्म की जो है वो धुंध जिसे आप कहते हैं, उसमें आपको रोड पे गाड़ी चलती हुई आगे नजर नहीं आ रही होती, क्लाउड्स होते हैं समझ लें। ठीक है, ये होता है। तो अभी हमारे कराची में जितने भी मसले मसाइल हैं, कम से कम ये वाला मसला नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास पानी है, समझ रहे हैं आप, ना हमारे पास खेत हैं जिन्हें जलाया जाए, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो जाहिर है ये क्यों होगा, सीधी और साफ सी बात है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग बेसिकली ओजोन जो है गैस है ना, बनती है फोटोकेमिकल स्मॉग, जिसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, पानी और ओजोन का मिक्सचर। तो फोटोकेमिकल स्मॉग ये होती है, तो ओजोन यूज होती है बेसिकली इस पर। ये समझा रहा था मैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। अच्छा ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जरा मजे के क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। हाँ ये आ गए ना हमारे टाइप के साथ, 2013। ये यहाँ से करते हैं। नहीं, ये वही है, ये वाले करते हैं। 2012-13, कुछ नीचे से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हमें, क्या कहता है हमें, हेलोजिनो सच एल्केन सच एज CCl2F2 are responsible for the depletion of ozone in the upper atmosphere. Describe the importance of ozone layer in the upper atmosphere. तो ओजोन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या कहते हैं भाई। तो एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, which causes skin cancer, so protects us from skin cancer। ठीक है, और बस describe both respiration and combustion add carbon dioxide to the atmosphere. The one reason why scientists are concerned about the increasing use of fossil fuel. तो कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस which contributes to global temperature rise. Respiration is a process that occurs in living organisms। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन लिख दें। तो अब बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि सर ये हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमने ये पढ़ी है। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वैसे तो आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब आप इसे बैलेंस भी करेंगे, तो 6 कार्बन है, तो यहाँ 6 कर दें। ठीक है, इसके साथ साथ 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 6 कर दें। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। गिन लें, 6 2 12 एंड +6, तो 18 है। तो 6 यहाँ है ऑलरेडी, तो अगर हम यहाँ पे 18 करना चाहते हैं तो यहाँ 6 कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, अगर बैलेंस नहीं होगी तो फिर काम भी नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये थे फर्स्ट सीक्वेंस के रिएक्शंस, या फर्स्ट सीक्वेंस। अब आते हैं थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ तक कोई भी सवाल, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम। ओके, लेट्स मूव ऑन।
तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड है पॉल्यूटेंट्स। अच्छा, ये तो हमने बहुत ही शुरू का ईयर उठाया, जरा इसको उल्टा करते हैं सॉल्व। जरा पुराने से आते हैं ना ये तरफ। हाँ, ये है ना, 2014। डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेसेस इन द कार्बन साइकिल रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब सवाल ये है कि सर, आधे बच्चे तो ये बोलेंगे सर कार्बन साइकिल क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या होता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। कार्बन साइकिल क्या होता है? कार्बन साइकिल ये होता है कि भाई कोई ना कोई दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक बनाई है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, और कोई ना कोई ऐसी मखलूक भी बनाई है जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। तो रिलीज करने वाले कौन है? सबसे पहले तो हम लोग हैं। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई रेस्पायरेशन, हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है। रेस्पायरेशन कॉजेस रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फोटोसिंथेसिस उसको बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया। फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तरह से बिल्कुल नेचुरल बैलेंस है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? गैस दैट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है। एब्जॉर्ब करती है और खुद गर्म हो जाती है, तो हीट अप रखती है। मीथेन इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। वन सोर्स ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर। मीथेन कहाँ से बनती है? तो हमने ये बात लिखी थी, हम लिख देते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट जो। अच्छा, इंडिया में तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। क्या करते हैं फार्मर्स? आप वहां कभी नहीं सुनेंगे कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है ना। हमारे पास पता नहीं क्या जहालत भी है और सुस्त भी है ना। लोग सुस्त है सबसे ज्यादा, तो लेजी है, मतलब दे प्रोक्रेस्टिनेट व्हाट दे डू। इतनी बड़ी जमीनें खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। हजारों टन की बुनियाद पे, हजारों लाखों टन के हिसाब से इनके पास कचरा होता है, जानवरों का, खाद का, पौधे का, सब्जी का, 10,000 किस्म का बैक्टीरियल कचरा होता है। क्या करते हैं? बेवकूफ जला देते हैं। भाई उस कचरे को एक डम बनाते हैं सारे इंडिया में। किसान डम होता है मतलब एक कुआं टाइप का होता है, एक वेल टाइप। यानी कि अपनी जमीन के साइड में ना, अपने घर के आसपास एक कुआं खोदते हैं। उसके अंदर सारे मिलके किसान जो है ना, वो कचरा डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। फिर क्या करते हैं? उसको एक हफ्ते के लिए या 1.5 हफ्ते के लिए, इतना ही उसका टाइम होता है, व्यक्ति उसको बंद कर देते हैं। जब वो फेल हो जाता है उसको बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना, बंद कर देते हैं। तो वो नेचुरल, पता है, फॉसिल बन जाता है। नेचुरल फॉसिल बन जाता है और अंदर बैक्टीरियल डिके इतना जबरदस्त होता है कि उससे मीथेन गैस बनती है। उससे क्या करते हैं वो लोग इंडिया में, अपने जो है वो गैस बेचते हैं। गैस बनाने वाली कंपनी को उससे पैसे कमाते हैं। पाइप्स के थ्रू सिलेंडर्स भरते हैं, तो बोलते हैं खरीदो, जाओ बेचो, मजे करो। तो ना कोई मतलब जलाने का खौफ होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी समझ में आ गया, अब ये कर लेते हैं कंप्लीट। चलें, ये वाला आप करें, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। ज़ाहिर है ये तो आप कर चुके हो। ये करना है और ये करना है। अभी थोड़ी देर पहले क्या था हमने। डन। फिर तो हो जाना चाहिए। कौन सी बात है, इसके बाद वाटर के कुछ क्वेश्चन। तो कार्बन, यहाँ पे हमने जो काम किया है वो आपके सामने है। कि ऑक्सीजन लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, यहाँ पे वाटर लिखेंगे। वन इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन ग्लोबल, इन, क्या कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस दिस कंट्रीब्यूट टू
वार्मिंग स्टेट में इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एन इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग। तो एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कहते हैं सल्फर में? तो हम कह सकते हैं राइज इन सी लेवल, समंदर का पानी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। साथ में हम ये कह सकते हैं कि आइस, पोलर आइस सॉरी, जो ग्लेशियल आइस है उसकी मेल्टिंग एक्सेलरेट हो जाएगी। ठीक है, डन। चलें अब आते हैं वाटर के ऊपर। तो तकरीबन 15-20 मिनट पानी के सवाल होते हैं। ये रहा पानी। गुड। चलें आप लोग शुरू करेंगे उसको, पहले आप करेंगे फिर मैं करूँगा। आई गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस। यहाँ लिख लेते हैं, अटेम्प्टेड। 3, 4, 5, 6, 7, 7 है ना, तो आप चलें 10 मिनट लेंगे। 7 मार्क्स हैं।
ओके, तो सब सो गए, है ना? मैंने कहा था कि करो, लेकिन सब सो गए। किसी ने मुझे जवाब ही नहीं दिया, तो मुझे ही करना पड़ेगा। मैं ही कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कहता है, नेम another substance found naturally in water which is not a mineral salt or a pollutant। जो कुदरती मिलता है, और कोई मिनरल सॉल्ट भी नहीं है और कोई पॉल्यूटेंट भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी में खुद ब खुद मिलती है, तो और कोई मतलब पॉल्यूटेंट भी नहीं है? तो सबसे अच्छी चीज़ है ऑक्सीजन, जो पानी में डिजोल्व फॉर्म में खुद ब खुद ही मिलती है। दैट्स नाइस। व्हेन लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर, एक्वस लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आर फॉर्म। तो ये कह रहा है, सब कुछ बता दिया इसने आपको। लिथियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और हाइड्रोजन बन रहा है। तो एसेंशियली क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था कि इसको बैलेंस करें, बैलेंस कर लें। ठीक है, दिस इज नाउ बैलेंस। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर इन अ सिमिलर वे टू लिथियम। नहीं शायद, हाइड्रोजन तो कंपोनेंट ऑफ वाटर है ना। हाइड्रोजन तो पानी का हिस्सा है। H2O में H2 अलग से नहीं है। H2O में H2O यानी कि मिक्स्ड, समझ आई? तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। वो ही कह रहा है कि और क्या क्या चीजें हैं जो मौजूद होनी चाहिए। In terms of electronic configuration, while lithium, sodium, potassium all react in a similar way, तो in terms of their electronic configuration, okay, ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या होगा? They all have one valence electron। तो सब जब एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबके लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी रिएक्टिविटी भी सेम होगी। डिस्क्राइब द ट्रेंड इन रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब वो ट्रेंड पूछ रहा है। तो यहाँ से जब नीचे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो अगर आपको ट्रेंड समझ में आना चाहिए, तो समझने के लिए सबसे ज्यादा सिंपल है, आप रिएक्टिविटी लिस्ट याद करें। सबसे टॉप पे था पोटेशियम, फिर था सोडियम। तो क्या समझ में आया? हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है। अच्छा, इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक और काम भी कर लेते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन, ये है ग्रुप 7 हैलाइड्स। इनकी रिएक्टिविटी उल्टी होती है, नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होती है। ये दो बस ट्रेंड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके सिलेबस में। इसमें इंक्रीज होती है, इसमें डिक्रीज हो, रिएक्शन सेम होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर वो आपसे कहता है, वाटर एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म व्हेन एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन at room temperature and pressure which is produced by the decomposition of 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बहुत सिंपल काम है। पहली चीज हमने क्या करना है, हमें वॉल्यूम चाहिए ऑक्सीजन का। ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड है। गिवन क्या है? गिवन है मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो जब भी आपको जिंदगी में सोचियो में सॉल्व करना है, हमेशा मोल्स का सहारा लें, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो 16 ग्राम है। अब मुझे कोई ऐसा फार्मूला बताएं जिससे मैं मोल्स फाइंड आउट कर सकूं। तो वो फार्मूला है मास अपॉन एम आर। मास है 16, H2O2 का एम आर कितना होगा? तो H2 2 और ऑक्सीजन 2 है, तो 16 और 2 34 हो जाएगा, राइट? ऐसा ही है। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? तो इससे मोल्स निकालने हैं। 16 डिवाइडेड बाय 34, 0.47 मोल्स आ गए। ठीक है, मोल्स किसके आ गए? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के आ गए। तो बड़ा सिंपल है। अब देखो, अब सिर्फ मैथ्स का काम करना है, अब सारी केमिस्ट्री खत्म हो गई। इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो इक्वेशन में H2O2 की बात हो रही है और ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो इसकी कोई बात नहीं हो रही, इसको इग्नोर कर दें। इक्वेशन में लिखा हुआ है 2 मोल्स हैं और इसका 1 मोल है, राइट? नजर आया इक्वेशन में लिखा हुआ? और हमें कितने मोल्स के लिए फाइंड आउट करना है? 0.47, ये क्वेश्चन की बात है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 0.471 मोल्स है, उससे एक्स मोल्स अज्यूम कर लेते हैं, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो 2x is equals to 0.47 multiplied by 1, so x is equals to 0.47 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 0.235 मोल्स। ये बताओ, ये बात समझ में आई?
हेलो। सबको समझ में? बस एक लास्ट स्टेप रहता है। अगर समझ में आ गई है तो मैं आगे चलता हूँ। तो हमें मोल्स फाइंड आउट नहीं करने थे, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें वॉल्यूम्स भी आता हो। तो वॉल्यूम अपॉन 24, रूम टेम्परेचर प्रेशर है, तो 24 यूज करते हैं। अगर रूम टेम्परेचर प्रेशर नहीं होता तो हम 24 यूज नहीं करते, फिर हम कुछ और यूज करते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.235, मल्टीप्लाइड बाई 24 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। मल्टीप्लाई कर दो 24। आंसर आ रहा है 5.647, 647 लीटर। ये मैं आगे चलूँ, खत्म हुई बात? ओके, गुड। फ्यूल सेल अभी हमने नहीं पढ़ा, वो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर करेंगे क्वेश्चन। अब जरा आप ये वाला करो क्वेश्चन, देखते हैं आप इसमें क्या करते हो। 2 मिनट में आपको देता हूँ, फिर मैं करूँगा सॉल्व। डन। चलिए अब हम करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई डीसैलिनेशन इज यूज्ड टू कन्वर्ट सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। व्हाट इज डीसैलिनेशन? डीसैलिनेशन का क्या मतलब है? तो डीसैलिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो डीसैलिनेशन प्लांट्स उन इलाकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने नहीं पढ़ा ये, क्योंकि हमारे समंदर में डीसैलिनेशन से काम नहीं होगा। हमारे समंदर में तो सॉल्ट के अलावा भी दुनिया जान का कचरा है। तो डीसैलिनेशन उन जगहों पर, जैसे रेड सी है, सॉरी डेड सी है, डेड सी है, वहां पे कोई भी जो है ना, बंदा कभी डूबता नहीं है। उसका रीजन ये है कि वो पानी इतना सॉल्टी है, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इंसान की बॉडी वो उसके ऊपर हमेशा फ्लोट करती है। तो अब अगर हम उस पानी की बात करें तो उस पानी में कोई पॉल्यूशन नहीं है, उस पानी में कोई सेवरेज का पानी नहीं गिरा रहा है, उस पानी में कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं गिरा रहा है, वो पानी साफ है। तो अगर कोई कंपनी उसको बेचना चाहती है तो उसको सिर्फ डीसैलिनेशन करनी पड़ेगी। डीसैलिनेशन का क्या मतलब है? सिर्फ सॉल्ट रिमूव करना।
River water is often polluted by phosphates and nitrates. Give the source of these two pollutants. Phosphates और nitrates कहाँ से आते हैं? बात की थी हमने, क्लास में की थी। लीचिंग से आते हैं। लीचिंग यानी कि फर्टिलाइजर्स। क्योंकि ये दोनों चीजें बेसिकली फर्टिलाइजर्स के अंदर एडेड होती हैं, प्लांट्स को चाहिए होती हैं, तो ये समंदर तक पहुंचती है थ्रू लीचिंग। किसान जमीन को पानी देता है, वो जमीन पानी एब्जॉर्ब करती है और वो फर्टिलाइजर्स ले जाती है आगे। नेम वन एनवायरमेंटल इफेक्ट कॉज बाय दीज पॉल्यूटेंट्स इन रिवर वाटर। तो रिवर वाटर में क्या होता है इससे? यूट्रोफिकेशन होती है। नहीं, डायरेक्टली तो किल नहीं करता शायद, वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है बैक्टीरिया, फिर वो जाके फिर खतरनाक हो जाती है बात। रिवर वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू ड्रिंकिंग वाटर। नहीं, फॉस्फेट और नाइट्रेट फैक्ट्री पॉल्यूटेंट में नहीं होते, उसमें हैवी मेटल्स होते हैं। फैक्ट्री के अंदर, जब फैक्ट्री का कोई वेस्ट जा रहा होता है फैक्ट्री पॉल्यूटेंट्स के अंदर, तो वहाँ हैवी मेटल्स होते हैं, सिल्वर होता है, मरकरी होता है, लेड होता है, ये होता है वेस्ट। डिस्क्राइब हाउ इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर रिमूव फ्रॉम रिवर वाटर। इनसॉल्युबल सॉलिड्स कैसे रिमूव होते हैं? फिल्ट्रेशन से रिमूव होते हैं। स्टेप वन था हमारा बैड टेस्ट एंड ओडोर्स, जिससे हम गंदी स्मेल वगैरह, कलर वगैरह रिमूव करते हैं। तो दैट इज कोल या चारकोल। सब्सटेंस डिसइंफेक्ट वाटर, क्लोरीन ऐड करते हैं। ठीक है। ये बताइए, ये बातें समझ में आती हैं सबको? गुड, नाइस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं कि हमारे पास है ईच ऑफ दीज कंपाउंड कैन बी यूज बर्न्स, क्या करूँ भाई, गिव अ कंपाउंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ यूट्रिफिकेशन। कौन है जो प्रोसेस ऑफ यूट्रिफिकेशन करता है? तो फर्टिलाइजर हमने कहा था, तो इसमें आप देख लें फॉस्फेट और नाइट्रेट का है, तो एक ही जगह पे है फॉस्फेट, और कहीं पे नहीं है PO4। तो ये फॉस्फेट है, ये यूट्रिफिकेशन करेगा Na3PO4। ठीक है, या नाइट्रेट अगर होता कहीं पे तो हम उसको लेके आते। ठीक है, अगर होता तो। रिवर वाटर ऑफन कंटेन्स डिसॉल्व्ड कंपाउंड्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट एंड गैस। तो अगेन बता दिया बात। हम फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अगेन ये सेम है। इससे क्या होगा? ये भी बात हो चुकी है। तो यूट्रोफिकेशन हो जाएगी इससे। अब यूट्रोफिकेशन को एक्सप्लेन भी करते हैं हम। तो यूट्रोफिकेशन में क्या होगा? तो एल्गी ग्रोथ होगी सबसे पहली चीज। और एल्गी ग्रोथ क्या करेगी? एल्गी ग्रोथ करेगी ब्लॉक्स ऑक्सीजन एंड सनलाइट बिलो। जी वही समझा रहा हूँ, बिलो सरफेस, यानी कि पानी के ऊपर एल्गी ग्रोथ कर जाएगी। ठीक है भाई। तो सनलाइट और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ये पानी के अंदर नहीं जा सकेगी। ठीक है, या ब्लॉक हो जाएगी, या कम जा सकेगी। तो क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है। तो अब नीचे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अंडर वाटर कांट डू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दे डाई। ठीक है, गेट्स decomposed by bacteria which further fuels ऑक्सीजन कंजम्पशन। हमने कहा कि भाई नीचे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये प्लांट थे नीचे, इनको ऑक्सीजन नहीं मिली, तो ये मर गया, डेड बेचारा, डेड हो गया ये। ठीक है, RIP लिखते थे इसके ऊपर। अब इसको डेके करने के लिए बैक्टीरिया अटैक करेगा इसके ऊपर, वो बैक्टीरिया फिर मजीद ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। और क्या होगा फिर? देन एक्वेटिक लाइफ,
सफर्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर फिशेस भी मर जाती हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो मछलियाँ हैं उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो अगर वो यहीं रहती हैं स्टैग्नेंट वाटर में, तो मर जाएंगी वो, उनको जाना पड़ेगा इधर उधर घूमने। दिस इज ऑल योर ट्रांसलेशन। ठीक है भाई, समझ में आ गया आसान हो गया। ठीक है, next है। ठीक है आता है। तो रिवर वाटर इज ऑफन प्योरिफाइड फॉर यूज एज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, क्या क्या करें भाई, तो बता दे क्या क्या करना चाहिए। तो पहला स्टेप ये होना चाहिए, प्रोसेस वन। डिस्क्राइब थ्री प्रोसेसेस। तो प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री, अच्छा कोई भी थ्री प्रोसेसेस बता। तो हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर हम साथ में चारकोल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, क्लोरिनेशन कर सकते हैं। तीनों काम कर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर आ जाएं फाइव पे। फाइव में कहते हैं वाटर फॉर यूज इन होम इज ट्रीटेड यूजिंग कार्बन एंड क्लोरीन। तो बता दिया आपको कार्बन का क्या होता है, फॉर रिमूविंग स्मेल, टू रिमूव ओडोर। ठीक है, एंड टू रिमूव टेस्ट, अगर कोई है तो उसको खत्म करने के लिए होता है। क्लोरीन की होती है टू किल बैक्टीरिया। डीसेलिनेशन की बात हो गई थी ऑलरेडी आपसे। तो रिमूवल ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इस डीसेलिनेशन। तो एनाइंस प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर, तो वो फॉस्फेट होंगे और नाइट्रेट्स होंगे। ये बात हो चुकी है। अच्छा, अब नीचे मजे का सवाल आया। An aqueous solution of barium chloride is added to a sample of water which contains sulfate ions. ठीक है, अवॉइड कैसे करें इसको। तो जरा इसकी इक्वेशन तो बना लें। अच्छा, तो आ जाते हैं हम इसके ऊपर कि भाई क्या होगा। मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा शायद आप लोग कर लेंगे। तो वाइट प्रेसिपिटेट किसके बने। तो बेरियम क्लोराइड डाला था उन्होंने। ठीक है, तो BaCl2 लिख लेते हैं। बेरियम ग्रुप टू का सॉल्ट है। ठीक है, पानी में ऐड किया है जिसमें सल्फेट मौजूद है। तो पानी काम का नहीं है मेरे लिए। तो सल्फेट हमारे काम का है, वाटर हमारे काम का नहीं है। तो क्या बनाएगा, तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, जिसके होते हैं बेटा वाइट प्रेसिपिटेट। तो सल्फेट क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। क्यों रिप्लेस करेगा, क्योंकि सल्फेट एसेंशियली क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, साथ में आपने जो है वो क्लोरीन लिखनी है वो लिख दें, कोई मसला नहीं है। वैसे उन्होंने आने की क्वेश्चन की बात की थी तो उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर हम लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं अगर इसकी सिंपल प्योर आने की क्वेश्चन लिखता तो क्या लिखता, तो ये लिखता हूँ। इसमें एक और लर्निंग हो जाएगी। इसमें पता है क्या लर्निंग हो जाएगी, इसमें लर्निंग हो जाएगी
क्लोरीन की। तो आयनिक फॉर्म में इसको ऐसे लिखना था हमें, क्लोरीन -1। क्लोरीन भाई इस स्पेक्टेटर आइन। स्पेक्टेटर आइन वो आइन होता है जिसकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोरीन अगर बेरियम के साथ आप दिखाते हो या आप प्रोडक्ट साइड पे दिखाते हो तो उसका चार्ज सेम, यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो इसको कहते हैं स्पेक्टेटर आइन, जिसकी सेहत पे एज अ चार्ज कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज एन स्पेक्टेटर आइन। ये बताएं बेटा, ये बात समझ में आती है? हाँ। अरे मिस्टर मुसब क्लास में हैं। इतनी खामोशी से क्लास चल रही थी, मुझे तो लगा ही नहीं कि मुसब। खैर एनीवे, यूट्रोफिकेशन भी हो गया, डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी हो, चले ये कर लेते हैं। 2012 अच्छा सवाल है। तो जरा यहाँ आ जाते हैं, क्या कहते हैं भाई वो। तो नेम टू डिजॉल्व सब्सटेंसेस दैट अगर नेचुरली इन अनपॉल्यूटेड वाटर होंगे। अब दो डिजॉल्व, तो एक तो आपने पहले ऑक्सीजन बताया था, ठीक है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ आप क्या लिख सकते हैं, आप जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप साथ में क्या लिख सकते हैं, आप साथ में लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, साथ में लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट। ये सब पानी में नेचुरली मौजूद होते हैं। Of pollution in lakes and rivers can be caused by leaching fertilizer from on land. This can cause eutrophication to vines। तो हो चुका है एसेंशियल स्टेजेस में eutrophication। तो ये भी बात हो चुकी है कि सबसे पहले जो है वो एल्गी ग्रोथ होती है, ठीक है। हाइड्रोजन अलग फॉर्म में नहीं होती ना, पानी में हाइड्रोजन नहीं होता, पानी में H2O होता है। H2 नहीं होता पानी में, पानी में H2O होता है। H2 तो सॉल्युबल भी नहीं होती पानी में। स्टेप 1 एल्गी ग्रोथ। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या था? हाँ, सनलाइट ब्लॉक, सनलाइट एंड ऑक्सीजन ब्लॉक। स्टेज 3 क्या था? प्लांट्स का डेड होना, प्लांट्स अंडर वाटर डाई, ठीक है। फिर होना चाहिए बैक्टीरिया कंज्यूम ऑक्सीजन। फिर क्या होना चाहिए 5th स्टेज में? एक्वेटिक लाइफ सफर्स, ठीक है। ये बताएं, ये बात समझ में आ गई? मैक्सिमम। देखते हैं और क्या है इसमें। हाँ, ये आ गया वो फर्टिलाइजर वाले सवाल। गुड, जबरदस्त। तो आप कुछ ये भी कर लेते हैं। तो पहले आप ये करें, मैं आपको 5 मिनट दे देता हूँ। हर हर मार्क का 1 मिनट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिनट तो नहीं दूंगा मैं। अच्छा ये आप छोड़ देना, अभी ये तो हमने कितनी दफा कर लिया। प्योरिफिकेशन वाला भी छोड़ देना, यहाँ तक कर लें आप। तो 5 मिनट लें।
तो दैट इज करेक्ट, गुड जॉब। आंसर आना शुरू हुए थोड़े से। तो सबसे पहले तो हमें कहा गया, अच्छा ये इक्वेशन कंसिडर की जाती है सीआई की मोस्ट डिफिकल्ट इक्वेशन टू बैलेंस। तो 4 अमोनिया, 5 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड 6 तो अगर आपने ये किए बैलेंस, दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। नाइट्रिक एसिड, अच्छा मैं पहले अगर ये बता देता ना ये मोस्ट डिफिकल्ट इक्वेशन है तो कोई भी बैलेंस नहीं कर पाता। सीआई कमेंट करता है कि ये मोस्ट डिफिकल्ट इक्वेशन है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड टू मेक द सॉल्युबल सॉल्ट पोटेशियम नाइट्रेट। नेम द एल्कली दैट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू हेल्प टू मेक पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। तो सबसे पहली चीज ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज ऐसे क्वेश्चन में ये करना चाहिए कि आप देख लें कि नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड टू मेक द सॉल्युबल सॉल्ट पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ लिख लें HNO3, यहाँ लिख लें आप KNO3, क्योंकि उसने ये यूज किया, ये बनाया है। ठीक है। अब एल्कली बनाना है तो एल्कली कोई भी उठा लें ऐसा जो आपके पास हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके। तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव कोई भी चीज उठा लें हम। तो अगर आप लोग सब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उठा लें, बाद में वाटर बना लें। तो उन्होंने कहा कि KOH चाहिए उनको, सिंपल। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर यूज टू मेक कलरलेस aqueous पोटेशियम नाइट्रेट फ्रॉम द एल्कली एंड डाइल्यूट नाइट्रिक। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बताना है आपने जिसमें आप पोटेशियम नाइट्रेट बनाए फ्रॉम द एल्कली एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो इसमें आपसे वो क्या पूछना चाह रहे हैं, एक सॉल्ट की प्रिपरेशन पूछना चाह रहे हैं। तो आप पहले ये देख लेंगे KNO3 क्या है, सॉल्यूबल है, राइट? सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है? सॉल्यूबल है ना। और स्टार्टिंग मटेरियल्स भी दोनों सॉल्यूबल हैं, तो इसमें क्या यूज होगा, टाइट्रेशन यूज होगा। ठीक है, टाइट्रेशन लिखेंगे, एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा 2 नंबर देने में, लेकिन पूरा लिखें कि टाइट्रेशन। इसमें अब हमें ब्यूरेट और पिपेट पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि जगह काफी कम है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, हाँ, ट्रीटिंग एसिड एंड एल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर, जो कि कलर चेंज करेगा। ठीक है, टू फाइंड द एंड पॉइंट। ठीक है, देन मेजरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम्स, जो भी वॉल्यूम्स हैं उनके कितना इस्तेमाल हुआ है, एल्कली कितना इस्तेमाल हुआ है, एसिड को। ठीक है, डन। परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन पोटेशियम के नाइट्रेट, तो KNO3 का टोटल मास निकाल लें, 39 प्लस 14 प्लस 48, विच इज गोइंग टू बी 101। ठीक है, इसमें से हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, 14 है, तो 14 डिवाइडेड बाय 101 टाइम्स 100, तो 13.861%। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? पक्की बात है? चलो आगे चलता है। अच्छा, आई थिंक इसके तो काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन इसके जाते हैं P1 पे। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम बचा, तो थोड़े P1 के क्वेश्चन करते हैं। 1 मिनट दो, जरा मैं P1 की फाइल ले आप सामने।
ये हैं हमारे P1 के क्वेश्चंस। तो पहले आप लोग करने वाले हैं इसको आंसर्स, फिर मैं करूँगा। तो वन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाले में क्लोरीनेशन अनप्लेजेंट टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं होती, तो वन तो इनकरेक्ट हो गया। तो ए और बी को तो साइड पर रखते हैं। अब देखते हैं, डीसैलिनेशन कैन बी अचीव यूजिंग डिस्टिलेशन। बिल्कुल सही है। डिस्टिलेशन में आप एक सब्सटेंस को बॉईल करते हो, उसके बाद जब वो बॉईल हो जाता है तो उसमें से हम वो सारा जो बीड्स हैं और वो सारा कूल वूल करते हैं उसको, तो डिस्टिलेशन से सॉल्ट हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट से क्या होता है? प्लांट ग्रोथ होती है, बिल्कुल लीचिंग होती है। तो सी होना चाहिए सही। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अक्टूबर नवंबर में फिर पढ़ो जरा इसको, फिर बताओ। थोड़ा सा सोचो, एक एक मिनट लेते हैं। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि भाई चार प्रोसेसेस हैं। यूज ऑफ कार्बन, डीसैलिनेशन, क्लोरीनेशन, फिल्ट्रेशन। डब्ल्यू से डिसइंफेक्शन होती है, तो उसको क्लोरीन होना चाहिए। एक्स से रिमूवल ऑफ सॉलिड होता है, तो उसको फिल्ट्रेशन होना चाहिए। वाई से रिमूवल ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट होना चाहिए, तो इसमें डिसैलिनेशन होनी चाहिए। ठीक है। और रिमूवल ऑफ टेस्ट एंड ओडोर, रिमूवल ऑफ टेस्ट एंड ओडोर जेड वाला। तो रिमूवल ऑफ टेस्ट एंड ओडोर के लिए क्या करना चाहिए भाई? यूज ऑफ कार्बन करना चाहिए। तो अब जरा फिट कर लें। डब्ल्यू क्लोरीन में होना चाहिए, डब्ल्यू क्लोरीन में ए और बी में है। और एक्स जो है वो रिमूवल ऑफ सॉलिड में होना चाहिए। ये भी सही है। रिमूवल ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स वाई होना चाहिए, तो ये वाई, तो ये बिल्कुल बी सही बन रहा है, और कुछ सही नहीं बन रहा। गुड, दैट्स नाइस। देन आगे आगे आ जाते हैं। So two statements about water in the lakes are given. Statement one: fish are unable to live in some lake because there is insufficient oxygen. Fertilizers can be washed into lake because when they where they cause eutrophication. What is correct? ठीक है। तो both statements are correct and statement two explains the statement one. बिल्कुल सही, ऐसे ही है। स्टेटमेंट टू से वन समझ में आता है, स्टेटमेंट टू से वन समझ में आता है हमें। ठीक है, तो बेसिकली सही है, ए सही है। ये गलत है। स्टेटमेंट वन बिल्कुल ये भी गलत है, यही सही है। ठीक है। सी वाटर हैज टू बी प्योरिफाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम इट। प्योरीफाई कैसे करते हैं? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डीसेलेरेशन कह रहा है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अच्छा सी वाटर यानी कि सॉल्ट वाटर होगा। सॉल्ट वाटर होगा तो उसमें हम क्या करेंगे भाई? दिस प्रोसेस यूज्ड टू प्योरीफाई द सी वाटर। अच्छा, डीसेलिनेट नहीं कर रहा, प्योरीफाई करना चाह रहा है। बड़ा ही टेक्निकल सवाल दिया है। तो अगर हम सिर्फ प्योरीफाई करना चाहते हैं तो हम पानी में से, यानी कि गंदा पानी उठाएंगे, उसको सिर्फ H2 उसमें से निकालना चाह रहे हैं। प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, बाकी सब हटाना चाह रहे हैं। उसका हमें बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट चाहिए 100। तो जो भी चीज़ 100 पे बॉईल हो रही होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हम इवापोरेट करवा लेंगे। तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है, उसमें डीसेलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर डीसेलिनेशन तो उस वक्त की जाएगी ना जब 100 के ऊपर कोई ऐसी चीज़ भी बॉईल हो रही हो जो पानी नहीं है। तो 100 तो सिर्फ पानी बॉईल होता है, तो हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सही है, ठीक है। गुड, जबरदस्त। मैं यही चाह रहा था कि मैं तरह चेक तो करूँ। तो भाई इसका जवाब होना चाहिए, पहली चीज तो ये कि सी वाटर में क्या होता है। सी वाटर में क्या होता है? सी वाटर में सॉल्ट होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब हमारी तरह का गंदा पानी नहीं होता, तो सी वाटर की हमेशा डीसैलिनेशन होती है।
जिंदा तो बैठो कम से कम। अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। डीसैलिनेशन होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो मिक्सचर की होती है। सी वाटर तो सॉल्युबल सब्सटेंस है। तो सिर्फ सी होना चाहिए, ऑप्शन बी क्यों होना चाहिए? दोनों क्यों होने चाहिए? ये कौन सी जबान है, दोनों होने चाहिए? ओके, डन। Sea water is not safe to drink. It can be converted into drinkable water by desalination. What does desalination involve? Adding chlorine, G नहीं. Boiling the water, G नहीं. Removing salt by filtration. Salt filtration से तो रिमूव नहीं होगा। हाँ शायद गलती हो गई आपसे बस, क्योंकि सॉल्ट तो सॉल्युबल भी हो सकता है ना। अगर सॉल्युबल होगा तो वो तो फिल्ट्रेशन से रिमूव नहीं होगा। तो डिस्टिलेशन करनी चाहिए। टेक्निकल नॉकआउट किया इस सवाल ने आपको। सॉल्ट तो सॉल्युबल भी होता है, इनसॉल्युबल भी होता है, राइट? गुड हो गया। तीन ऑन हो गया यहाँ पे। करने ये करने में उसमें क्या करते हैं इस सिलसिले में? 6 7 8 9। तो चार एमसीक्यूज हैं, 4 मिनट और लेते हैं, 1 2 3 4। 6 7 8 9। उसके बाद फिर दूसरी फील्ड में जाएंगे। विच ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर? तो फॉरेन फॉरेन क्लोरीन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लोरिनेशन करता है डिसइंफेक्शन। रिवर वाटर कंटेन मेनी इम्प्योरिटीज, विच प्रोसेस अलोन कैन प्रोड्यूस प्योर वाटर? बहुत सारी चीजें उसमें। तो प्योर वाटर फ्रॉम रिवर वाटर कैसे हो सकता है? तो सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि भाई क्लोरीन से सिर्फ जर्म्स बनेंगे। डिस्टिलेशन में हम प्योर वाटर अलग कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट वगैरह पीछे रह जाएंगे। और कोई ऐसी चीज़ बॉयल ऑफ भी नहीं होगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ना हो। ठीक है। फिल्ट्रेशन से भी हम ये नहीं कर सकते। पासिंग थ्रू कार्बन भी नहीं हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फिल्ट्रेशन से सिर्फ सॉल्ट रिमूव होगा और कोई दूसरी चीज़ है वो रह जाएगी जो सॉल्युबल होगी। कार्बन से सिर्फ टेस्ट और ओडोर रिमूव होगा, बैक्टीरिया बैक्टीरिया कोई भी होगी, इनसॉल्युबिलिटी रह जाएगी। तो डिस्टिलेशन यहाँ पे बेस्ट चॉइस है। गो के फिट चॉइस नहीं है, लेकिन बेस्ट चॉइस है। और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम निस्बतन सब कुछ साफ कर सकें। तो सबसे ज्यादा तादाद में जो सफाई हो सकती है वो बी में हो सकती है, डिस्टिलेशन में। डिस्टिलेशन में आप पानी को हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, तो नेसेसरली स्पीकिंग बैक्टीरिया मर जाएगा। फिर अगर उसके अंदर कोई ओडोर वोडोर रह गया, कोई कचरा वचरा रह गया, तो जब आप बॉईल करते रहेंगे और वो ठंडा होकर कंडेंस होता जाएगा, दैट इज डिस्टिलेशन जो आपने किया। तो वो उसमें एलिमिनेट हो जाएगा। और कोई सॉल्ट वगैरह होगा वो भी रहता है। तो इन चारों ऑप्शन से बेस्ट है डिस्टिलेशन। एट में आ जाते हैं। सेवरल डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आर यूज टू प्योरीफाई द पानी सप्लाई, विच इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव फॉर विच इलाज? तो आप बताएं फिल्ट्रेशन से क्या होगा, सॉलिड्स रिमूव होंगे, सी और डी पे आ जाएं। सब डी पे आ गए, फॉरन फॉरन। चलें गुड है, अच्छी बात है। 9 पे आ जाएं। लेक्स कंटेन अ वैरायटी ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स अकेला आ जाएगा। सी वाटर इज डीसैलिनेटेड टू मेक इट ड्रिंकेबल। डीसेलेरेशन में बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिसको हम डीसेलिनेट करते हैं, तो वो क्या होता है? देखो सॉल्ट, सॉल्ट ढूंढो कहाँ है? ये भी सॉल्ट नहीं है, ये भी सॉल्ट नहीं है, ये भी सॉल्ट नहीं है, गिरा सॉल्ट। तो डी होना चाहिए। ठीक है, डन हो गई बात। ये बताओ, ये बात समझ में आती है? गुड। नहीं, तो हमने थोड़ा सा पानी किया है, थोड़ा देखते हैं और क्या होता है इसमें। ये फर्टिलाइजर ये कर ले रहे हैं थोड़ा सा। तो क्या कहते हैं उसमें? Bottled fruit juice may have small amounts of sulfur dioxide. What is the purpose of this? To adjust the acidity of the fruit juice, to kill any bacteria, to remove the flavor, to neutralize any alkalis present. तो सीधी सी बात है, बैक्टीरिया को किल करना होता है एसिड डाल के, ताकि वो लॉन्ग एक्सपायरी मिलते हैं हमें, तो एसिडिक होते हैं वो। विच स्टेटमेंट गिव्स रीजन व्हाई अमोनियम सल्फेट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर? तो अमोनियम सल्फेट की बात कर लो तो अमोनियम सल्फेट होगा NH4 2SO4। ठीक है, ये होगा। अब कहते हैं कंटेन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो नाइट्रोजन है, फास्फोरस हो ही नहीं सकता। इट कंटेन नाइट्रोजन टू प्रमोट प्लांट ग्रोथ एंड इज सॉल्युबल इन वाटर। तो सल्फेट है, सॉल्युबल होगा। नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम सल्फेट सॉल्युबल होता है, वैसे आपको याद होगा। और नाइट्रोजन, तो ये सही लग रहा है। इट कंटेन सल्फेट आइंस।
विच चेंजेस द pH ऑफ द सॉइल। सल्फेट आयन से पीएच कैसे चेंज होगी? सल्फेट आयन से तो पीएच चेंज नहीं होती, अमोनियम आयन से पीएच चेंज होती है, तो ये भी गलत लग रहा है। इट कंटेन सल्फेट आयन एंड फॉर्म अमोनियम व्हेन लैम इज एडेड टू द सॉइल। अच्छा एक मिनट, अगर हम इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे तो कहता है कि अमोनिया बनाएगा। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन से थोड़ी अमोनिया बनाएगा, अमोनियम आयन से भाई अमोनिया बनाएगा ना, तो ये भी बात गलत है। तो बी इज दी बेस्ट। ठीक है, काइंड ऑफ गुड क्वेश्चन। विच कंपाउंड इज यूज एज अ फर्टिलाइजर? तो अमोनियम सल्फेट। देन आ जाए, अमोनियम नाइट्रेट इज एन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, व्हाट इज इट एडवांटेज? contains large percentage by mass of nitrogen, gives off ammonia gas, nitrates are soluble, nitrates can cause eutrophication। तो सबसे अच्छी चीज क्या होगी? देखिए सबसे अच्छी चीज ये होगी कि इसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। अमोनिया गैस तो दुनिया का हर अमोनियम फर्टिलाइजर देगा, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट हो चाहे वो अमोनियम सल्फेट हो। तो अब अगर आप इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं, आप दोनों सॉल्ट्स में, सॉरी दोनों फर्टिलाइजर्स के अंदर अमोनिया की परसेंटेज निकाल लें। ठीक है, आपको नजर आ जाएगा कि इसमें अमोनिया की परसेंटेज ज्यादा है, इसमें अमोनिया की परसेंटेज कम है। ठीक है, कम, सॉरी नाइट्रोजन की परसेंटेज। तो सल्फेट भी और नाइट्रेट भी दोनों ही अमोनियम सॉल्ट हैं और दोनों ही अमोनिया रिलीज करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन परसेंटेज यहाँ ज्यादा है। तो ये दोनों के लिए वैलिड है। सॉल्यूबल नहीं होते, इनसॉल्यूबल इसका ताल्लुक नहीं है फर्टिलाइजर में यूज होने से इन दोनों का। तो ए सही होना चाहिए। विच कंपाउंड इन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर? तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाना है किसको? सॉल्ट बनाना है, तो अमोनियम सॉल्ट होना चाहिए। तो अमोनिया, अमोनिया विद सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, तो अमोनिया होना चाहिए। कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ये कभी कुछ नहीं होता। ये बताओ, ये सारी बातें समझ में आती हैं? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? भाई मैंने पूछा था एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। सर हमें सब समझ में आ गया। अच्छी बात है, चलो कैसा रहा? तो अब क्लास में कम से कम ये नहीं होगा कि हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की कभी दोबारा बात करें, राइट? अब हम ऑर्गेनिक में चलेंगे, क्या ख्याल है? और मैंने आपसे कहा था कि इन क्वेश्चंस का, यानी कि इस तरह के सेशंस का फायदा सबसे बड़ा आपको ही होगा, कि आप जो है वो क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें। अब अगर हम टोटल करें तो हमने तकरीबन 40-50 सवाल किए हैं सुबह से अब तक। 2 घंटे तकरीबन, 2.25 घंटे लगा लें, 2.5 घंटे तो, 2 घंटे की क्लास थी, 2.25 घंटे तो, राइट? डन। तो चलें, अच्छी बात है, इस तरह के सेशन होते रहेंगे तो आप लोगों का काफी फायदा होता रहेगा, मैं कुछ से। फिर मैं एंड करता हूँ, जान छोड़ दो आप लोगों को, क्या कहते हैं हम? फिर आप लोगों की 11:30 बजे दूसरी भी क्लास होगी, क्या है या नहीं? ठीक है, चले उनके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।